आदाब अर्ज़। लोग नफ़रत की हवाओं में भी जी लेते हैं, हम मोहब्बत की फ़ज़ा से भी डरा करते हैं। हमारे साथ आज अस्र हाज़िर की पॉपुलर शायरा हमारी हर दिल अज़ीज़ मोहतरमा लता हया साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। आदाब अर्ज़ लता साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और आपने हमें वक़्त दिया, संगम के नाज़रीन को वक़्त दिया। मुझे यकीन है कि संगम के नाज़रीन बहुत महसूस होंगे आप अ, की बातें सुन के, आपका कलाम सुन के। तो कुछ ऐसा करते हैं इस दफ़ा कि आपके कलाम से ही शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। तो फिर आप अपने कलाम से आगाज़ कीजिए और अता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप तमाम सुनने वालों से मेरी वाक़फ़ियत करवा रहे हैं। मैं हमेशा जब भी अपने कलाम का आगाज़ करती हूँ या गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ, तो मैं अपना तारुफ़ करवाने की कोशिश करती हूँ, अपने अल्फ़ाज़ में उर्दू के ज़रिए। आपने सुना होगा लेकिन फिर भी मैं फिर से नज़र करना चाहूँगी कि नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं शम्मे हँसी जो महफ़िलों की शान होती है, मैं हूँ हालात पर लिखी हुई कोई ग़ज़ल गोया, हया शामिल ना हो तो शायरी बेजान होती है। वाह! क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो लता साहिबा आप बताइए थोड़ा-सा अब हम सफ़र करते हैं यादों की तरफ कि कहाँ पे आपकी परवरिश हुई, कहाँ से आपने तालीम हासिल की? थोड़ा-सा उस बारे में बताइए। जी मेरी परवरिश तो जयपुर में हुई है, तालीम भी वहीं पर हुई है और राजस्थान के एक बोर्डिंग में मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सब वहाँ से हुई है। तो अगर आप मतलब डिग्री की तालीम की बात कर रहे हैं तो ये मैंने आपको बता दिया और अगर आप उर्दू की तालीम के मुतालिक जानना चाहती हैं, तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो ऊपर वाले का बहुत करम है कि उसने ज़बान के लिए मेरे दिल में मोहब्बत पैदा की और उर्दू ज़बान की खूबसूरती है, जिसने मुझे इसकी तालीम लेने के लिए मजबूर किया। तो इसकी तालीम ज़ाहिर-सी बात है कुछ तो मतलब किताबों को पढ़ के, दूसरे लोगों के कलाम को पढ़ के, दूसरों को सुन के बहुत कुछ समझने की कोशिश की और जब मैं ग़ज़लें वग़ैरह सुनती थी, रेडियो पे कव्वाली सुनती थी, तो कोशिश करती थी कि वो जो अल्फ़ाज़ हों, उनके मानी जानने की कोशिश करूँ और फिर उसके बाद कायदे मँगवाए मैंने और बाकायदा अल्फ़ाबेट्स उसके रस्मुल ख़त और वो सब जानने की कोशिश की, अलिफ़, बे, पे, ते समझने की कोशिश की। बहुत मुख़्तसर सा वक़्त था जिसमें मैंने किसी से इस्लाह भी ली और समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे उर्दू के अल्फ़ाज़ के मानी को समझने में जितनी मुश्किल नहीं आई, जितना उसके रस्मुल ख़त को और उसकी लिपि को पढ़ने में। लेकिन क्योंकि मुशायरों में आगाज़ हो चुका था और मुशायरे की एक रिवायत होती है, जैसे तख़ल्लुस रखना ज़रूरी होता है, वैसे मेरा मानना है कि उर्दू लिपि को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने कोशिश की कि उसको भी पढ़ा समझा जाए। वक़्त ज़रूर लगा, लेकिन बहरहाल धीरे-धीरे कछुआ चाल से ही मैंने वो तालीम हासिल कर ली। जी। बहुत-बहुत खूबसूरत आपने माशाल्लाह लिखा और तो नज़रिए की डेवलपमेंट ये मोहब्बत का कल्चर जो आप लेके आई हैं अ, दोबारा से या ज़िंदा किया है और उसके अलमबरदार हैं। तो ये नज़रिए की डेवलपमेंट आपकी कहाँ पे हुई? क्या ये यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज वग़ैरह से या आप खुद किसी से इंस्पायर हुई और फिर आगे सिलसिला चलता रहा? मैं एक्चुअली मैं बोर्डिंग में पढ़ी हूँ और बोर्डिंग में हर जगह से हर कौम के हमारे वहाँ पे स्टूडेंट्स थीं। मुस्लिम भी थी, हिंदू भी थी, बाहर की भी आती थी। वनस्थली विद्यापीठ बहुत बड़ा बोर्डिंग है वहाँ का। तो वो मिल-जुल कर रहने की एक तो आदत थी। दूसरा मुझ पर मेरी माँ का बहुत असर रहा है।
वो ऑफिस में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अच्छी पोस्ट पे थी, सीएम की स्टेनो रह चुकी हैं। और कभी हमने हमारे घर में ये सब नहीं देखा मैंने। जो मेरा मामा की तरफ का जो घर है हमारे, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ये जात पात कौम मैंने कभी सुना ही नहीं कि ये सब क्या चीजें होती हैं। तो मेरा जहां तक मानना है कि आपका जो बैकग्राउंड होता है और आपकी जो सोहबत होती है, बचपन से आपके जहन में अगर वो सब बात डाल दी जाती है तो आप उसी तरह से ढलते जाते हैं। तो मैंने आसपास ऐसा कुछ माहौल देखा ही नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात, क्योंकि शुरू से शौक था आर्ट से, और जितनी भी एक्टिविटीज थी उसमें पार्टिसिपेट करने का बहुत मुझे शौक था, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो, चाहे ड्रामा कंपटीशन हो, चाहे पोएट्री कंपटीशन हो। तो जहाँ पे एक बात आप इस बात को मतलब मुझे कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि जो आर्टिस्ट होता है वो इन सब चीजों से बहुत परे होता है। चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पोएट हो, उनके जहन में कभी सरहद नहीं होती, कभी जात नहीं होती, कभी कौम नहीं होती, सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये सब माहौल कभी मुझ पर थिएटर के माहौल का और इस सब जो हुनरमंद लोगों के बीच में मैं रहती थी, जो इन सब चीजों से बहुत परे थे, जिनका एक मकसद होता है कि बस अपने गोल को किसी तरह से अचीव करना और उसमें कामयाब होना। तो इसलिए ये सब बातें मतलब मुझे तो अभी तक हैरानी होती है जान के कि ये कैसे हमारे जहनों में डाल दी जाती है और कहाँ से आ गई। तो इसलिए कभी असर नहीं हुआ इन सब बातों का। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत रिवायत आपने ज़िंदा रखी हुई है, मिल-जुल के रहने जी। की और ज़ुबान की। तो शायरी किन असनाफ़ में ज़्यादा आप शेर कहती हैं? ग़ज़ल में, नज़्म में, रुबाई में, किस में ज़्यादा? देखिए एक्चुअली शुरू में जब शायरी करने की कोशिश कर रही थी, एक होता है आपका एक इब्तदाई दौर होता है, बहुत इधर से पढ़ के और थोड़ा सा इस्लाह वगैरह लेके, तब एक आपका नजरिया दूसरा होता है। शुरू-शुरू में अब मुझे कहने में भी कोई शर्मिंदगी नहीं है कि इंसान शुरू-शुरू में अपनी एज के मुताबिक मोहब्बत की शायरी करता है। और दूसरा जो हमारे आस-पास जो आप जिस आपके हालात में परवरिश होती है, वो शायरी आप करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत तो वहाँ से हुई थी। और पता नहीं मुझे मतलब औरतों के मुतालिक शुरू से ही कुछ कहने का शौक रहा है, और वो चीज़ें मुझे बहुत मुतासिर करती रही हैं। हर टॉपिक औरतों से जुड़ा हुआ, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, या चाहे जो भी उसके साथ जो भी नाइंसाफ़ी होती रही है, वो कहने की कोशिश की। लेकिन जैसे-जैसे एक आपका विकास होता जाता है ना, आप जैसे-जैसे ग्रो करते हैं, वैसे-वैसे आपका नज़रिया जो है बदलता जाता है। तो शुरुआत तो ज़ाहिर-सी बात है मोहब्बत की शायरी से हुई और हालात की शायरी से हुई, लेकिन जब मैंने मंचों पे आना शुरू किया और मैं अलग-अलग लोगों के कॉन्टैक्ट में आई और उनको जानने और समझने का मौका मिला, और फिर जो हमारे आस-पास गुज़र रहा था, जो बीत रहा था, उसने बहुत दिल पर असर किया, और मुझे मालूम ही नहीं चला खुद ब खुद कि कहाँ मेरी शायरी ने कहाँ रुख मोड़ लिया और किस रास्ते पे चल दी। और मुझे फिर वो कहने में ज़्यादा अच्छा लगने लगा, और मुझे लगा कि लोगों की बात की जाए, ये मेरे दिल ने कहा, और शायद उधर से भी कुछ हुक्म हुआ होगा कि वो कहलवाता है। तो वो शायरी एकदम बदल गई उसके बाद। और अब तो मतलब जो भी है, जो कुछ गुज़रता है आस-पास, जो भी हादसा या किसी भी तरह का वाक़या गुज़रता है, वो खुद ब खुद कलाम में ढल जाता है। बहुत, बहुत खूबसूरत। तो इसी बात पे कुछ अता कीजिए, कोई ग़ज़ल आपकी पसंदीदा? हाँ, जैसे आपने अभी अभी पहले कहा था, तो पहले तो मैंने सोचा आपको वही 2-4 मिसरे आपको सुना देती हूँ कि मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती, मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे आँचल में नफ़रत पल नहीं सकती। मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। करोगे इश्क नफरत से तो धोखा खाओगे एक दिन, करोगे इश्क नफरत से तो धोखा खाओगे एक दिन, मोहब्बत नाम की औरत कभी भी छल नहीं सकती, मोहब्बत नाम की औरत कभी भी छल नहीं सकती। तो मुझे मोहब्बत करना बहुत पसंद है, और मोहब्बत की शायरी लोगों के दुख दर्द से, उनके आस-पास जो गुज़र रहा है उससे, और उनके मुआमलों से जो भी है, मुझे मोहब्बत करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जहाँ तक आप मतलब अगर कोई गज़ल वैसे सुनना चाहें हालात की, तो मैं कुछ मिसरे और आपकी नज़र कर रही हूँ कि छोड़ो जो भी आप अभी आस-पास आप देख ही रहे हैं, दुनिया कहाँ पे पहुँची हुई है।
वैसे ही हमें मतलब कुछ तो एक छोटे से वायरस ने तबाह कर रखा है, लेकिन उससे पहले खुद इंसान ने भी बहुत तबाह कर रखा है इंसान को और पूरी दुनिया को। तब मैंने कुछ अशार कहे थे कि छोड़ो बहुत हुई है सियासत पे गुफ्तगू, छोड़ो बहुत हुई है सियासत पे गुफ्तगू, हो जाए अब जरा सी मोहब्बत पे गुफ्तगू। छोड़ो बहुत हुई है सियासत पे गुफ्तगू, हो जाए अब जरा सी मोहब्बत पे गुफ्तगू, और बर्बाद करके जाएगा ये वक्त देखिए, बर्बाद करके जाएगा ये वक्त देखिए, करते रहे जो हम यूं ही नफरत पे गुफ्तगू, करते रहे जो हम यूं ही नफरत पे गुफ्तगू। और आप तो खुद एक खातून हैं, तब एक शेर कह रही हूँ, तमाम जो भी सुनने वाले उनकी नजर कर रही हूँ कि जब भी करो हो बात तो सूरत पे करो हो, जब भी करो हो बात तो सूरत पे करो हो, बेहतर यही है आज हो सीरत पे गुफ्तगू, बेहतर यही है आज हो सीरत पे गुफ्तगू। और अगर खैर चाहते हैं तो घर लौट जाइए, आदत से मजबूर हूँ इसलिए शेर सुना रही हूँ। अगर खैर चाहते हैं तो घर लौट जाइए, नेताजी कर रहे हैं हिफाजत पे गुफ्तगू, नेताजी कर रहे हैं हिफाजत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो लता साहिबा, आपके पसंदीदा शायर कौन से हैं? किसी पर्टिकुलर शायर से आप इंस्पायर हैं, स्पेशली क्लासिकल में भी, कंटेम्प्रेरी में भी? कौन से आपको किसी से? देखिए वैसे तो ना सबको ही पढ़ना अच्छा लगता है जब आप शुरू-शुरू में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे मीर तकी मीर बहुत अच्छे लगते थे। अब है तो गालिब का तो ख़ैर वो जवाब ही नहीं है आपको, छोटे मुँह बड़ी बात अगर आप कुछ कहें। लेकिन मुझे मतलब परवीन शाकिर साहिबा, उनकी शायरी भी बहुत मुझे पसंद है। एक औरत होने के नाते, क्योंकि दिल को छूती है। और आज के भी जो लोग हैं बहुत अच्छा कह रहा है, अभी हमारे यहाँ जॉन एलिया साहब जो हैं उनका बहुत ज़्यादा दौर है। तो हर सबकी शायरी अच्छी लगती है, लेकिन मीर साहब की शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मतलब जब बहुत सहल और बहुत जो वो वहाँ की जो लोकल बोली का वो इस्तेमाल करते थे उस वक़्त के, तो वो बड़ा अच्छा लगता था मुझे सुनने में। वो टुक और ये जो इस तरह के लफ्ज़ होते हैं, वो बड़े अच्छे लगते थे सुनने को। जी, जी, बहुत बहुत सही। तो आजकल आपने बताया कि एक आप प्रोजेक्ट कर रही हैं कि जिसमें आप उर्दू सिखा रही हैं, बॉलीवुड से आप, तो उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए कि अ, किस तरह से उर्दू सिखाई जा रही है वहाँ पे? और हाँ, देखिए वो ये एक्टर्स की ट्रेनर हूँ मैं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स की। और हमने ऑफिस खोला था, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे। हमने भाषा एकेडमी ऑफिस खोला था जिसमें लैंग्वेजेस पढ़ाने की कोशिश करते थे, और वहीं से एक जरिया बना वहां तक जाने का। तो एक्टर्स को जो मेन जो है वो लैंग्वेज है उनके लिए। लैंग्वेज बहुत अहम है। अगर आपको बोलना नहीं आएगा तो आपकी एक्टिंग पूरी जो है बेमानी है, आप अच्छा अपने किरदार की अदायगी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो वो ट्रेनिंग में देती हूँ वहां जाके। और मैं मतलब पर्टिकुलर उर्दू की नहीं, लेकिन जब पढ़ाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उर्दू हिंदी लैंग्वेजेस की भाषाओं की पहले जानकारी दूं, तलफ्फुज पे बाद में आऊं उस पे। तो वो मैं उनका तलफ्फुज दुरुस्त करने का और समझाने की कोशिश करती हूँ। वो बालाजी में भी जाती हूँ, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी जाती हूँ। जी। कोई वाकया सुनाइए किसी एक्टर का कोई? देखिए जब जब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, जब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि भाषा को इतने बोल्ड तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि उनके लिए लगता है कि हमने अगर दूसरी चीज सीख ली, टेक्निकल सारी बातें हमने सीख ली कि हमें कैमरे को कैसे फेस करना है, लाइटिंग कैसी है, मूवमेंट कैसा है, हमने अच्छा सा मतलब मेकअप वगैरह गेटअप अच्छा सा ले लिया तो हम मतलब अच्छे लग रहे हैं तो हमारा किरदार अदा हो गया। वो इस बात को भूल जाते हैं कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। और महंगे महंगे इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद भी महीनों महीनों का पता लगता है, जब बोलने पे आते हैं तो वो सिफर हो जाते हैं। तो मैंने एक कोशिश की बताने की लैंग्वेज को जो दोयम दर्जा दिया जाता है इन इंस्टीट्यूट्स में भी, मतलब दूसरी सब में तो ऐसा होता है कि आप बहुत उसको बढ़ा चढ़ा के और बहुत हाई फाई बहुत ग्लैमरस करते हैं, लेकिन भाषा को उन्होंने एकदम ऐसे बना के रख दिया जैसे कोई बहुत डल है। तो मैंने कोशिश की कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो भाषा को भी ग्लैमरस बना के उसको पेश किया जाए कि भाषा इतनी खूबसूरत है, लैंग्वेज चाहे वो उर्दू हो चाहे वो हिंदी हो, कि उसकी खूबसूरती के सामने तो बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। तो मैं उस स्टाइल से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि भाषा की खूबसूरती से वो मुतासिर हो। मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप जबान से महबूब की तरह प्यार कीजिए, महबूबा समझ के प्यार कीजिए, और उसी दीवानगी से देखिए, उसकी एक एक चीज को पहचानने की कोशिश की, हिंदी की बिंदी
बिंदी कहाँ पे लगी, जैसे महबूबा की बिंदी कहाँ लगती है, उर्दू के नुक्ते कहाँ पे लगे हैं, है ना, वो किस अंदाज से बोला गया है, उस शब्द का में गहराई क्या है, उसके मतलब महसूस करने की कोशिश कीजिए। पहला तो ये कि और उनको इंटरेस्ट आने लगा। और सबसे बड़ी बात जो 2 वाक़ये मैं ये सुनाना चाहूँगी कि शायरी और पोएट्री से, जैसे किसी स्टूडेंट्स को जो जिनको बोलना भी नहीं आता लैंग्वेज को उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था जब वो क्लास में आते तो उनको लगा था हम किस क्लास में जा रहे हैं। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा जब स्टूडेंट्स बाद में शायरी करके लाने लगे, जब मैं उनसे बोलती थी कि घर से आप कुछ काम करके आइएगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगा और बड़ी हैरत हुई कि स्टूडेंट्स इतनी अच्छी शायरी कर रहे हैं, मतलब उनके जज्बात इतने अच्छे हैं, ये वो मुझे अच्छा लगा। अंदर से एक तसल्ली हुई कि कम से कम भाषाओं का जो कर्जा है मेरे ऊपर, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो उर्दू हो, अगर उन लोगों के दिल में भाषा के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है, और अगर वो शायरी मतलब जिम जाना और ये करना वो सीखने की जगह अगर वो पोइट्री की तरफ भी झुक रहे हैं, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनके अंदर एक शायर है कहीं ना कहीं, बच्चों के अंदर, उनको केवल जगाना पड़ता है। दूसरी बात ये कि क्लासेस में जब मैं डिस्कशन कराते हुए पढ़ती हूँ, कई चीजों को लेकर ये मतलब कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पेपर हाथ में ले लिया और पढ़ा लिया कि ये डायलॉग बोलो और ये बोलो वो बोलो। मैं बिल्कुल डे टू डे जो भी चल रहा था उसके जरिए उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, मैसेज भी देने की कोशिश करती हूँ, ये भी कि उनके जहन में अगर कुछ नफरत है ये सब वो भी हटे, जो भी गलत फहमियां वो भी दूर हो, वो अच्छे इंसान भी हो, पैगाम भी एक तरह से मिले। तो मैंने एक किसी सियासी मतलब मुद्दे पे बच्चों से डिस्कशन करवाती हूँ कि चलिए इस पे बोलिए। तो आपस में उनमें झगड़ा शुरू होने गया क्लास में, और मैं खामोशी से सुनती रही। आपस में बिल्कुल 2 दल बन गए, जैसे बन जाते ना कि ये वो पार्टी है वो पार्टी। लेकिन बाद में जब उनको समझाया, जब समझाने की कोशिश की और इंसानियत के हिसाब से जब आपने कोशिश की, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बाद में उन स्टूडेंट्स ने माफी मांगी और मतलब सॉरी बोला, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आइंदा से सियासत को हमारे ज़हन से दूर करेंगे और हम बिल्कुल इंसानियत को है जो अपने दिल में जगह देंगे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। ये बहुत वाक़या मुझे याद रहेगा। जी। दैट इज सो ब्यूटीफुल। तो ये तो त्योहार बहुत ही नेक काम आप कर रही हैं। इसके साथ साथ आप जी। नहीं, ये जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स के जो बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल नए बच्चे हैं। और जहाँ तक आपने ये पुराने आर्टिस्ट के बारे में पूछा है, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ऑडिशन की तैयारी के लिए या कोई स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो पूछ लेते हैं ऑनलाइन, जो है तैयारी कर लेते हैं। ऐसा भी हुआ है कि एक फ़िल्म बनी थी, उसकी स्क्रिप्ट भी मैंने उस एक्ट्रेस को पूरी तैयार करवाई थी, तलफ़्फ़ुज़ वगैरह सब दुरुस्त करके। लेकिन जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं, वो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, और ये सब नए बच्चे हैं। जी। वाह! ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो एक आपकी मशहूर ग़ज़ल का शेर है, मैंने वीराने को गुलज़ार बना रखा है। तो आपकी आवाज़ में अगर अता हो जाए तो बहुत अच्छा हो। बहुत पुरानी गज़ल है, जितनी याद है मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ। जी। तो गज़ल का मतलब समाअत फरमाएँ। हमने वीराने को गुलज़ार बना रखा है। हमने वीराने को गुलज़ार बना रखा है। क्या बुरा है जो हकीकत को छुपा रखा है। क्या बुरा है जो हकीकत को छुपा रखा है। दौरे हाजिर में कोई काश ज़मीं से पूछे। दौरे हाजिर में कोई काश ज़मीं से पूछे। आज इंसान कहाँ तूने छुपा रखा है। आज इंसान कहाँ तूने छुपा रखा है। देखिए कब कही थी गज़ल, अभी भी हालात बिल्कुल वैसे के वैसे हैं कि वो तो खुद गर्ज़ी है, लालच है, हवस है जिसका। वो तो खुद गर्ज़ी है, लालच है, हवस है जिसका। नाम इस दौर के इंसान वफ़ा
रखा है, नाम इस दौर के इंसान ने वफा रखा है। और अब मैं मक्ता पेश कर रही हूँ कि मैं के औरत हूँ, मेरी शर्म है मेरा जेवर, मैं के औरत हूँ, मेरी शर्म है मेरा जेवर, बस तखल्लुस इसी बाइस तो हया रखा है, बस तखल्लुस इसी बाइस तो हया रखा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो बात यह है कि जो शायरी लोग कहते हैं, तो उसका वो हर जमाने में रहती है, क्योंकि ना इंसान बदला है, ना लोगों की आदत बदली है, ना पर्सपेक्टिव बदला है, कहीं 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 ऊपर नीचे होता रहता है। वो हर दौर में मेरे ख्याल है कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज रही हैं, कभी कम कभी ज्यादा। तो वो इसीलिए आज भी गालिब उसी तरह से आप उनके साथ रेफर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, मीर तक़ी मीर के साथ, फैज़ साहब के साथ रिलेट कर सकते हैं। और सिमिलरली जिस तरीके से अंग्रेजी में अगर आप देखें तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें सब वही है। हैमलेट के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। अ, मतलब तमाम वो जो लिखा गया है, वो आज के दौर में भी कहीं न कहीं आपको उसी तरह से मिल जाएगा। तो आपका अ, बहुत शुक्रिया। हम आखिर में जाते वक़्त मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप मैसेज दीजिए आजकल के नौजवान नस्ल को, कि वो जो लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम है? जी, सबसे पहले तो मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि सबसे पहले अच्छे इंसान बन के लिखिए। सबसे पहले आप सारी गलतफहमियों को, सारी नफरतों को दिल से दूर करके लिखिए और अच्छे इंसान बनिए। अपने दिल से सारी बुराइयों को दूर करके वो लिखने की कोशिश कीजिए। और मेरा ख्याल है कि पहले से ही पैगाम देने की कोशिश करे अगर नई पीढ़ी, तो वो खुद भी मुतासिर होगी और बाहर वाले भी मुतासिर होंगे। दूसरी बात ये कि आज की पीढ़ी घबराती है, कभी-कभी बोलती है, जबकि बहुत टैलेंटेड है। लेकिन मैं जब सुनती हूँ नए लोगों को, या कुछ सीख नहीं आता, वो नहीं आता, हमको कोई इस्लाह नहीं देता, हमको कोई समझाता नहीं है, तो मेरा उन बच्चों से सबसे ये कहना है कि पोएट्री जो होती है खुदादाद चीज होती है। वरना किसी के पास अगर डिग्री हो तो वो भी पोएट्री कर सकता है। बड़े बड़े उर्दू दां अगर चाहें तो वो फिर शायर बन जाते। तो ये खुदादाद चीज होती है। तो वो अपनी उसको जो ऊपर वाले ने आपको हुनर दिया है, पहले तो उसको पहचाने और कोशिश करें खुद ही कहने की। और अभी तो गूगल है आपके हाथ में, पूरी दुनिया है, तो आप इस्लाह से की परवाह क्यों करते हैं? मतलब अगर आप उससे भी अगर सीखने की कोशिश करें तो बहुत कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि किसी उस्ताद की जरूरत होती है, और वो उसपे अपने जो भी है करेक्शन वगैरह करवाना हो तो बेसिक एक नॉलेज जरूर लें। और अगर पोएट्री आपको करनी है, उर्दू की पोएट्री, तो उर्दू लिपि की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी और उर्दू की पोएट्री में फर्क हो जाता है। आपका मीटर वजन सब गड़बड़ हो जाता है, ग्रामर पूरा गड़बड़ हो जाता है, रदीफ काफिया गड़बड़। और अगर कोई सीखना चाहता है मेरे से, तो मैं बच्चों को सिखाना भी पसंद करूंगी। सीखना चाहता है तो ये मेरी खुशकिस्मती, तो मैंने सीखा है, और जो मुझे दिया है इन जबानों ने और शायरी ने और ऊपर वाले ने, वो मैं जितना बांट के जा सकूं, दे के जा सकूं, तो मेरी खुशकिस्मती होगी। दूसरा, आज की पीढ़ी इतनी इतनी इंटेलिजेंट है, आप यकीन जानिए, जब मैं युवा मतलब उनको सुनती हूँ, लोगों को उनके अशार सुनती हूँ, तो आप उनकी देखिए कहाँ कहाँ तक पहुंचे। देखिए वक्त के साथ आपकी सोच बदलती है। अगर ये कहें कि नहीं पुराने वाले बेहतर कहते थे, आज वाले नहीं कहते, ये बात उनके हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये माना कि वो लोग सब मील के रह गए, एक क्लासिकल शायरी जो कह गए वो कह गए। हम ये नहीं कह रहे कि गालिब से टक्कर लीजिए या मीर मीर से टक्कर लीजिए, उससे टक्कर लीजिए, लेकिन ये है कि मीर गालिब के बाद भी जॉन एलिया पॉपुलर हो जाते हैं इतने ज्यादा। और आज के लोग इतनी अच्छी शायरी करें, जो सोशल मीडिया के जो टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करके और मॉडर्न पूरी अंदाज में जो शायरी करें, आप देखिए उनकी सोच कहाँ तक पहुंची हुई है। हैरत होती है सुनने की कहाँ तक उनका विजन है। तो अपने आप को कमतर ना समझें। मतलब
पिछले शोरा की इज्जत करते हुए, उनसे सीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे वक्त बदलेगा वैसे वैसे शायरी बदलेगी, और इस बदलाव में वो शर्मिंदगी महसूस ना करें, क्योंकि बदलाव जो है वक्त का तकाजा है। और फिर अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपकी किस्मत में होगा, तो कामयाबी भी जाहिर सी बात है आपको मिलेगी। जैसे कि मेरा बेटा निर्देश शैफी भी मुख्तलिफ अंदाज है, वो भी कहता है उसकी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश करूंगी कि मैंने भी उसके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं कहूँ कि उसने सीखा है, क्योंकि वो जैसे सुनता है, जैसे करता है, जो पूरा मॉडर्न पूरा ये सब दुनिया भर का तामझाम है उसका किस तरीके से वो इस्तेमाल करता है, तो वो हम सीखते हैं आज के बच्चों से। तो वो वहां तक मैं नहीं सोच सकती थी जो उसके साथ बैठ के मैंने कही सीखा। तब मेरे जैसे खुद की शायरी में भी एक शेर आया कि अब वफाओं के शेर खरीदो तुम ही, कब तलक मैं ही घाटे का सौदा करूं। तो यहाँ पे शेर लफ्ज मतलब लेके आए। अब मुझे इससे बेहतर लफ्ज ही नहीं लगा उसकी वो। तो हम अ, अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहे तो बहुत अच्छी बात है। और इंतजार हुसैन ने वैसे भी कहा है कि अदब जो है वो हर दौर में जिंदा रहता है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई नहीं भी सिखाए, अगर नहीं भी सिखाए, तो घबराना नहीं चाहिए कि हमें कोई सिखा नहीं रहा, और हौसला पस्त करके घर में ना बैठ जाए, मुसलसल कोशिश करते रहिए। मैं तो बोलती हूँ जैसे भी आप कह रहे हैं, आप जो वक्त जाया करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे या सोशल मीडिया पे, उसमें बेहतर है कि आप पोएट्री वगैरह कुछ भी अपने अल्फाज से खेलते हुए, उनको खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए कोशिश कीजिए ना पोस्ट पोस्ट करने की। यही तो हो गया ना, चंद लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन करत करत अभ्यास के होत सीखने पात। तो लता साहिबा ये भी बताइएगा कि बीइंग अ वुमन, आप एक औरत हैं और काफ़ी कभी-कभी कुछ बोल्ड शायरी भी होती है, कुछ ख़वातीन के मसाइल की तरफ भी, माशरे की तरफ भी आप शायरी करती हैं। तो कैसा आपको लगता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज़ कि आपने जाकर स्टेज पे बैठ के कहा, कितना कॉन्फिडेंस, कितना एनकरेजमेंट, कितनी इंस्पिरेशन इसके लिए चाहिए थी, कितनी हिम्मत चाहिए थी कि जो आप यहाँ तक पहुँच पाई हैं? प्लीज़ ये बताइएगा। देखिए, अगर मैं ये अपने सफ़र जो है, अगर उसके मुतालिक आपको बताने में आऊँ, तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। बड़ा मुश्किल सफ़र रहा है और बहुत तवील सफ़र रहा है। मैं उस दौर में जाफ़री साहब, कैफ़ी आज़मी साहब, गुलज़ार साहब, नौशाद साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब, ये सब, खुमार बाराबंकी साहब, सागर ख़यामी साहब, ये मंच पर हुआ करते थे। और उस वक़्त मैं तो बहुत छोटी-सी हुआ करती थी। तो उस दौर में आके मंच पे आप खुद को आपको साबित करवाना, अपने वजूद को आपको लोगों से उसको रूबरू कराना बड़ा मुश्किल था। तो अकेले जो लेके चलना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, टिक के रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं बहुत अपने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और उसने मुझे बहुत हौसला दिया। और जो उसने लोगों से जुड़ने की, जो मोहब्बत करना जो सिखाया, वो उस मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा मंचों पर भी, क्योंकि लोग जो है उससे जुड़े लोगों ने प्यार करना शुरू किया। तो दूसरी बात ये कि किसी लेडी के लिए मैं आज भी कह रही हूँ, या तो वो उसी घराने से ताल्लुक रखती हो, या मतलब मंच पर आना मुश्किल है। हालांकि अब तो खैर फिर भी काफी आसान हो गया, अभी तो बहुत सारी कवित्रियां, बहुत सारी शायरात आ भी रही हैं मंच पे। लेकिन वो नहीं जिनको मौका मिल रहा है आने का, या जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, वो भी हैं जो बहुत कुछ अच्छा कह रही हैं, लेकिन उनका दफन हो जाता है, डायरी के अंदर ही कब्रें बन जाती हैं उनकी कलाम की। तो और इतना अच्छा कहती हैं, कभी-कभी मुझे कुछ जो बच्चियों ने अपना कलाम मेरे पास भेजते तो मुझे हैरत होती है कि कितने अच्छे ख़यालात हैं। लेकिन क्योंकि उनको इजाज़त नहीं मिलती घर से कहने की, तो मुझे उनके घरवालों से भी ये कहना है कि अगर कोई बच्ची अच्छा कह रही है, अगर आप उसको कॉलेज पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, अगर आप उसको नौकरी करने के लिए भेज रहे हैं, तो आप मुशायरों के मंच पे बतौर शायरा उसको क्यों नहीं स्थापित करवा सकते? क्यों नहीं उसको मतलब मौका दे सकते? अच्छा बुरा बन के रहना आपके हाथ में है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ना करना आपके हाथ में है। आप 10 मुशायरा ना पढ़ के 1 मुशायरा कीजिए, एक भी आपको बेहतर कलाम और एक भी मंच आपको लोगों के दिलों में उतार सकता है। तो मुझे कहना है, लेकिन हाँ, दुश्वारी ज़रूर है। मुझे ये ज़रूर कहना है कि मंच की जो कोल्ड वॉर है और मंच की जो सियासत है, ये बहुत ही बेकार है। और मर्दों की जो अना है,
जो वो आज भी अपनी जगह कायम है कि मतलब हम हैं, कोई औरत जो है वो कैसे अच्छा कह सकती है, औरत कैसे ज्यादा आगे बढ़ सकती है। आज भी मंचों पे एक बात मुझे कहनी है कि आज भी मंचों पे जब हम बैठे होते हैं तो लोग जो भी निजामत करने वाले या जो भी मतलब चीफ गेस्ट आते हैं या जो भी शायर आते हैं वो बोलेंगे मंच पर ये फलाना बैठे, मंच पे फलाना बैठे, मंच पे फलाना बैठे, कोई जिक्र नहीं करेगा कि बहुत शुक्रिया लता साहिबा आपका। लेकिन आपने जो नक्शा खींचा है वो मैंने देखा नहीं आज तक। मैं बहुत हैरान हो रही हूँ कि ऐसा भी नक्शा है, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक पोएटिक घराने से है और मुशायरों में हम बचपन से जाते रहे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो मुशायरे मैंने अटेंड किए कराची में, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ख़वातीन शायरे मतलब ये कि ख़वातीन शायरा भी थीं और वो एक नॉर्मल मतलब सीनियॉरिटी के हिसाब से, जहाँ वहाँ हमने देखा कराची में जो हो रहा था वो सीनियॉरिटी के हिसाब से जो था वो चल रहा था। नहीं, आपने आपने जैसे बात की ना कि आपने नहीं देखा, आपका बैकग्राउंड वो रहा होगा ना, जैसे आप अगर उसी घराने से ताल्लुक रखती हैं, तो आपको बहुत कुछ फ़ायदे मिल जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ, आपको मतलब एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट उसका मिल जाता है, ठीक है? जो उस घराने से ताल्लुक ही नहीं रख सकता। एक तो मैं बोल रही हूँ जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में किसी एक्टर का बच्चा आता है और एक जो है बेचारा किसी गाँव से निकल के आता है। उसके सामने मुश्किल आएगी, उसको खदेड़ने की कोशिश की जाती है, उसको इतनी आसानी से एंट्री नहीं मिलती है। तो वही बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान वहाँ के होने वाले मुशायरों में यहाँ के मुशायरों में बहुत फ़र्क है। वहाँ के मुशायरे एक बहुत एक अदबी और बहुत लिमिटेड और उतना क्राउड नहीं होता। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान भर में साल भर में मुशायरा होते हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ इंटीरियर एरिया हो जहाँ मुशायरा नहीं होता। हमारे यहाँ लोग बहुत शौकीन हैं। इतने लाखों की तादाद में सुनने वाले आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, हज़ारों की भीड़ होती है, ऐसा भी वो आया है। तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ हर तरह के सामीन आपको मिलेंगे और हर हर जगह के शोरा होते हैं वहाँ पे मंच पे, ठीक है? तो जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ दूसरी कई बातें चलती रहती हैं। तो इसलिए जहाँ 10 केवल परफॉर्मेंस शोज़ हों और जहाँ 1000 शो हों, तो 1000 जहाँ पे शो होंगे तो 10 शो में आपको वो सारी खामियाँ और वो सारी मुश्किलें स्ट्रगल आपको नहीं करनी पड़ी, जो 1000 शो में से पता लग रहा है कि आपको प 500 जगह ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। ये तो मैं भी कह सकती हूँ कि मेरी भी खुशकिस्मती है कि लोगों ने बहुत प्यार किया और मतलब मंच पे है जो लोग जो है अब इज़्ज़त देते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही या मान लो अब मैं अगर किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो शायद उसको इतनी नहीं आएगी, किसी लेडी को अगर है तो इतनी मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन ये है कि जहाँ पे आपको एक ज़हनियत होती है हर तरह के ज़हनियत वाले लोगों से। एक तो होता है कि आप हमें ऐसी भी जगह जाके पढ़ना था जहाँ बिल्कुल इलिटरेट लोग हैं। एक होता है जब बहुत पढ़ी-लिखी ऑडियंस है, तो उनमें फ़र्क तो होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ तो थोक के भाव मुशायरे होते हैं, तो हमारा रोज़ अलग-अलग तरह की मतलब लोगों से और उससे वास्ता पड़ता है, इसलिए तजुर्बे ज़्यादा हैं। नहीं, जी। आपने बिल्कुल सही कहा हुँ। फरमाया कि जो ज़ाहिर है कि मुशायरे ज़्यादा हो रहे हैं, हर जगह पर हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इलाके में हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि हर तरह के जेंट्री है, हर तरह के लोग शामिल भी हो रहे हैं, स्टेज पर भी और ऑडियंस में भी, तो ज़ाहिर है कि वो डिफरेंट है। लेकिन आपने मेरा ख़्याल है कि जो नक्शा खींचा उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा आपने हिम्मत दिखाई, मैं समझती हूँ। और जो मेन चीज़ मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि वहाँ ज़रूरत है, वो हिम्मत की और कॉन्फिडेंस की है। अ, स्टेज पे जाके मुशायरा पढ़ने की। और जो बच्चियाँ लिख रही हैं और नहीं पढ़ पा रहीं, हो सकता है कि घरों से इजाज़त ना मिलती हो, लेकिन थोड़ा-सा कुछ कॉन्फिडेंस भी लैक करता है कभी-कभी। एक आप थोड़ा-सा दबे हुए माहौल में अगर आप रहते हैं, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप जाकर बाहर जो है, वो पढ़ सकें स्टेज पे और थोड़ा-सा वो भी मेरा ख़्याल है कि लैक करता है। तो कॉन्फिडेंस लोगों को चाहिए कि थोड़ा-सा इकट्ठा करें और सही बात और सही अ, काम में कोई डरने का काम नहीं है। तो उसमें तो आप कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि इतने मुशायरे होते हैं, इतना लोग लिखते हैं, इतना सुना जाता है, सुनने वाले भी मौजूद हैं और लिखने वाले भी मौजूद हैं और इसका मतलब है कि काम हो रहा है। तो जहाँ अदब का काम होता रहेगा, वहाँ मेरा ख़्याल है कि कोई भी ज़बान हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मेरा ख़्याल है कि वो आगे चलती रहेगी, लोग पढ़ते रहेंगे
और कभी ना कभी ज़हनियत जो है लोगों की बेहतर होती रहेगी, क्योंकि पढ़ने से ही सिर्फ़ मैं समझती हूँ कि ज़हन आपका खुलता है और थोड़ा विज़न जो है वो ब्रॉड होता है। जी। हाँ, हाँ, नहीं, हाँ। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बात और कि मैंने हमेशा औरत को बहुत मज़बूत शय माना है। क्योंकि जो औरत एक इंसान को जन्म दे सकती है, इतनी तकलीफ सह सकती है, बहुत कॉमन बात है, हर कोई बोलता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ये भी कहना है कि औरत हर रूप में बचपन से वो बच्ची या मतलब बेटी या बहन या बीवी या माँ बन के वो जो हर रूप को जिस तरह से लेके चलती है, उसको मर्दों के मुकाबले बनिस्बत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और वो कैसे झेलती है, कैसे मैनेज करती है। तो मैंने हमेशा माना है कि औरत के मुकाबिल अगर किसी भी चीज़ को लाकर खड़ा कर दिया जाए, तो दुनिया की हर शय जो है वो उसके सामने पस्त हो जाती है, क्योंकि एक माँ, वो एक औरत के तौर पे एक लड़की जितनी कमज़ोर होती है, लेकिन उसके बच्चे पे अगर जान पे आए, तो वो दुनिया की सबसे मज़बूत औरत बन के खड़ी हो जाती है, वो उसको अपनी जान पे भी खेल जाती है, देखिए। तो हमें अपने इसको जब मकसद को लेके भी चलते हैं ना, तो उसको अपनी तिफली की तरह, अपने बच्चे की तरह मानिए। और मैंने तब ये शेर कहा था कि इन सारी जितनी भी दुश्वारियाँ आपको घर में जो कुछ झेलना पड़ता है, बाहर जो कुछ झेलना पड़ता है, उसको करने के बावजूद आपको अगर खुदा ने कोई हुनर दिया है, आपको ये दिया है कि आप कह सकते हैं, आप अच्छी शायरी कर सकते हैं, तो आप क्यों उसको दबा के, आप क्यों यूं ही चले जाएंगे इस दुनिया से? आपको क्यों हक नहीं है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, अपने अल्फाज को खूबसूरती से पेश करने का, एक बतौर शायरा के तौर पे, एक लिटरेट वुमेन के तौर पे एस्टेब्लिश होने का हक क्यों नहीं है? मुझे एक ये मैसेज देना है हर उम्र की लड़की को, हर उम्र की खातून को। मेरे पास गुजरात से एक फोन आया था कि मेरी उम्र जो है 70, 75, 76 ऐसी है, लेकिन मैं शायरी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, अभी मैं क्या करूँ? तो मैंने ये बोला कि आप किसी भी उम्र में अगर पहुंच जाए, तो क्या आपके जज्बात मर जाते हैं, आपकी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं? बल्कि मेरे ख्याल से इंसान और ज्यादा हसास हो जाता है उम्र के साथ साथ, वो इतने सारे तजुर्बों को लेकर चलता है, ज्यादा इमोशनल मतलब हो जाता है। तो अगर एज हो गई है तो क्या हुआ, एज आपका दिमाग क्या जब तक काम करना नहीं बंद करता, आपकी धड़कनें जब तक नहीं रुक जाती, आपको जीने का, आपको इजहार करने का पूरी तरह से हक है, आपको अपनी मकसद में कामयाब होने का पूरा हक है, आपको रास्ता बनाने का पूरा हक है। ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने 80-80 साल की उम्र में लोगों ने डिग्रियां ली हैं, पढ़े हैं और वो काम किया है जो वो नहीं कर पाए जब जिम्मेदारियों के उसमें फंस गए थे। तो औरत क्यों नहीं कर सकती अगर मर्द कर सकता है? तो मैंने उनको बोला आप कीजिए शायरी। ये अलग बात है ना कि आप उम्र की वजह से आप सफर ना कर पाए, बेशक आप मुशायरों में ना जा पाए, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आप रिकॉर्डिंग करके अपने आप को अपना बता सकती हैं कि मैं पोइट्री करती हूँ। दूसरा, आप किताब की शक्ल दे सकती हैं। तो ये जो औरतों के लिए आ जाता है ना कि अब तो हमारी उम्र हो गई, हमको क्या करना है, क्या करना है जी के, ये बात नहीं है। आप जिंदा हैं जब तक अपने आप को मुर्दा मत बनाइए, आप दफन मत कीजिए अपने हुनर को और अपनी ख्वाहिशात को। बल्कि मेरा ऐसा कहना है कि 50% भी जो एक औरत है ना अपने उसको हुनर को पॉलिश नहीं कर पाती जब तक उसको पूरा ऐसा मौका नहीं मिले। तो ये जो वक्त मिलता है जब आप पूरी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाती हैं, जब आप अपने आप को वक्त दे सकती हैं, तो आप अपने हुनर को मांझिए, जो आप नहीं कर पाए वो कीजिए, जिंदा होने का सबूत दीजिए, ये बताइए कि हमको बहुत कुछ आता था जो हमने नहीं किया इस वजह से। तो फिर मैंने उनको बोला, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि औरतों को इन सारे जो है दुश्वारियों को जहन से ये सब निकाल के कोशिश करनी चाहिए कि हमको हर उम्र में बच्ची की तरह जीने का हक है, हमको हर उम्र में जवान लड़की की तरह जीने का हक है। अपने दिल के अंदर और अपने जहन के अंदर एक जवान लड़की को और एक बच्ची को हमेशा जिंदा रखिए। और मैंने तब एक शेर कहा था कि औरत हूं आईना नहीं जो टूट जाऊंगी, औरत हूं आईना, पत्थरों से और किसी को डराइए। ठीक है? तो ये समाज के तंज, ये जो है रस्मों के तंज, जिम्मेदारियों के तंज, दुश्वारियों के तंज, ये सब आप पे चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप में हुनर है तो आप बिल्कुल अपने हुनर को मत दबाइए और कब्र में लेकर मत जाइए। ये मुझे आज की जो, जैसे मैंने नई पीढ़ी को कहा है, वैसे मैंने इस उम्र की औरतों को भी मेरा ये बहुत शुक्रिया लता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत बातें की औरतों की हिम्मत बनाने के लिए।
और आजकल तो मेरे ख्याल है कि 40 इज़ अ न्यू यंग एज। तो लो अभी तो 60 पहले ज़माने में 60 साल लगता था कि जी बहुत बूढ़े हो गए। अभी तो 60 साल पे आदमी बिल्कुल जवान होता है, पता ही नहीं चलता कि कब 60 का हो गया। तो अब तो कोई उम्र है ही नहीं लोगों की। और मेरा ख्याल है कि वही वक़्त ज़्यादा अच्छा होता है कि जब आप थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं उम्र में, तो वक़्त मिलता है। अभी तो बच्चों के साथ इंसान इतना वक़्त गुज़ार देता है कि अपने लिए वक़्त होता नहीं है, अपनी चीज़ों को करने का, एक्सप्लोर करने का, कुछ भी लिखने-पढ़ने का वक़्त अगर नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कि जितनी एज ज़्यादा है और जब वक़्त मिले, तो ज़रूर करें। बहुत अच्छा आपका पैगाम है। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। और कोई पैगाम आप देना चाहेंगी आप यंग जनरेशन के लिए या पोएट्स के लिए जो नया लिख रहे हैं, आजकल के हवाले से ख़ास तौर से? वक़्त दुनिया पे आया है, जो लॉकडाउन और जो वायरस जो आया है। अ, मैं 2 पैगाम देना चाहूँगी। एक तो ये कि कम से कम उससे नसीहत लें कि कुदरत से आप मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है? आप अगर ये सोचते हैं कि ऐसे बहुत से वाक़यात गुज़रे हैं, ऐसे बहुत से जुमले सुनने में आए जहाँ पे ऊपर वाले की एक्ज़िस्टेंस को ही नकार दिया जाता है कि नहीं और हम भूल जाते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है और हम ही सुप्रीम हैं, हम ही खुदा हैं। ठीक है? लेकिन आप देखिए एक छोटे से वायरस से इंसान हार गया और यहाँ इंजेक्शन निकला, उधर वायरस ने अपना चेहरा बदला, अलग-अलग चेहरे बदल के वो आ रहा है। तो जब कुदरत कहर ढाती है तो इंसान की जो है पूरी ताकत और पूरा हुनर और पूरी स्ट्रेंथ जो है सब धरी की धरी रह जाती है। तो आप कुदरत से और ऊपर वाले सुप्रीम पावर से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उस पे यकीन रखिए। बहुत शुक्रिया लता साहिबा आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इतना वक़्त दिया और तशनगी तो बहुत रह गई। अ, और निर्देश भाई का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना टेक्निकल सपोर्ट किया। और लेकिन अभी भी तशनगी तो बहुत है और मेरे ख़्याल से कि हम बहुत लंबी देर भी बात कर सकते थे, लेकिन वक़्त का कुछ तकाज़ा है ऐसा कि अब हमें चलना चाहिए। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया संगम को, अदाबर्स की ऑडियंस को। और फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट मेहमान के साथ। अदाबर्स। थैंक यू सो मच। आदाब।